फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव मंगलवार को लखनऊ के प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे थे। यहां उनसे 8 घंटे तक पूछताछ चली। इस दौरान मीडिया के सवाल जवाब पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह सवालों से भागते नजर आए। पूछताछ के बाद एल्विश यादव ने अपने पिता के साथ निकल गए। स्केन वैनम मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी ने मंगलवार को एल्विश यादव को लखनऊ स्थित जोनल ऑफिस बुलाया था। इससे पहले एल्विश के दोस्त राहुल फाल्जीपुरिया से भी ईडी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। मामले में ईडी इस बात को लेकर जांच कर रही है कि नोएडा में होने वाली पार्टी में कहां से फंड जुटाए जाते हैं। अच्छी बारिश के लिए बांसवाड़ा शहर में 2 टोटके किए गए। सोमवार दोपहर 12 से 2 बजे को यहां शहर के डेगड़ी माता चौक इलाके में मेंढक मेंढकी की शादी की गई और चंद्रपोल गेट स्थित मटकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से शाम जलाभिषेक कर शिवलिंग को जलमग्न कर दिया गया। लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। शिवलिंग को जलमग्न किया, मेंढक मेंढकी का सामूहिक विवाह कराया। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश जोशी ने बताया, बांसवाड़ा शहर के चंद्रपोल गेट स्थित मटकेश्वर महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग को जलमग्न किया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं ने पानी भर दिया, इससे शिवलिंग पूरी तरह से डूब गया। इसके बाद मंदिर में लोगों ने अच्छी बारिश की प्रार्थना की। मंगलवार को तोरण क्रांतिकारी मंच की ओर से दोपहर 12 बजे बांसवाड़ा शहर के डेगड़ी माता मंदिर चौक इलाके में मेंढक मेंढकी की सामूहिक विवाह कराया गया। मान्यता है कि यह टोटका करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। बजट 2024 में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में संशोधन किया, जिससे वेतनभोगी करदाताओं के हाथों में काफ़ी बचत हुई। आयकर स्लैब में संशोधन के बाद 3 लाख तक की आय पर कोई कर देयता नहीं है। हालांकि जैसे ही बजट 2024 में घोषित परिवर्तन प्रभावी होगा, 7 लाख तक की आय वर्ग पहले केवल 6 लाख तक की आय वर्ग पर अब 5% कर की दर लागू होगी। इसी तरह 10 लाख तक की आय पर पहले के 9 लाख के बजाय 10% कर देयता लगाई जाएगी। अन्य आय वर्गों के लिए कर दरें समान रहेगी। हालांकि सीतारमण द्वारा पेश किया गया एक और महत्वपूर्ण बदलाव मानक कटौती से संबोधित है, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 से 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। सामूहिक रूप से ये परिवर्तन एक वेतनभोगी करदाता को नई कर व्यवस्था के तहत कुल कर व्यय में 17,500 तक की बचत करने में सक्षम बना सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भाषण के दौरान कहा, इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप नई कर व्यवस्था में एक वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 तक की बचत कर सकता है। बजट सत्र का तीसरा दिन बड़े पैमाने पर हंगामे के लिए तैयार है, क्योंकि विपक्षी भारतीय ब्लॉक के सांसदों ने केंद्रीय बजट की पृष्ठभूमि में संसद में विरोध करने का फैसला किया है, जिसे उन्होंने भेदभावपूर्ण कहा है। सोमवार को लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर विपक्ष ने सभी मोर्चा पर आलोचना की, क्योंकि नेताओं ने एनडीए सरकार पर अन्य राज्यों की तुलना में प्रमुख सहयोगी आंध्र प्रदेश और बिहार को तरजीह देने का आरोप लगाया। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट कहा, जो कि केंद्र सरकार पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष था, जो नीतीश कुमार के 12 जेडी सांसदों और चंद्रबाबू नायडू के 16 टीडीपी सांसदों के समर्थन में सत्ता बनी हुई है। कुर्सी बचाओ बजट सहयोगियों को खुश करे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि विपक्ष को देश के छात्रों और अभिभावकों से उन्हें गुमराह करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा, हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता इस देश के छात्र हैं। सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। पिछले 2.5 महीनों से सरकार का रुख यही रहा है कि कोई बड़े पैमाने पर उल्लंघन नहीं हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में इसे बरकरार रखा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
व्हाइट हाउस की दौड़ से जो बाइडेन के बाहर होने के बाद भारतीय अमेरिकी कमला हैरिस सुर्खियों में छा गई हैं, लेकिन वे ट्रोलिंग और नस्लीय दुर्व्यवहार का विषय बन गई हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। कई लोगों ने उनके बच्चे न होने की आलोचना की है। बिडेन द्वारा हैरिस का समर्थन किए जाने के बाद जेडी वेंस का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिन्हें 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथी के रूप में नामित किया गया है। 2021 में ओहियो के सीनेटर ने हैरिस को निसंतान बिल्ली महिलाओं में से एक कहा, जो दुखी हैं क्योंकि उनका अमेरिका में कोई सीधा हित नहीं है, क्योंकि वे मां नहीं है। इंटरकॉलेजिस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस में एक भाषण के दौरान वेंस ने विशेष रूप से हैरिस पर निशाना साधते हुए पूछा, हमारे देश के नेताओं के लिए यह जीवन का एक सामान्य तथ्य क्यों है, जिनका अपनी संतानों के माध्यम से इसमें कोई व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष हित नहीं है। बाद में फॉक्स न्यूज़ पर टक्कर कॉर्नल्स के साथ एक उपस्थिति में ओहियो रिपब्लिकन ने बच्चों के बिना डेमोक्रेट की अपनी आलोचना तेज कर दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के विलय की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। यहां जारी एक बयान में कहा गया कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि इस कदम से न केवल स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित होगा, बल्कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में नामांकन की संख्या में गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, जो 2002-03 में 1,30,466 थी, जबकि 2023-24 में यह 49,295 होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 89 सरकारी प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्रों का कोई नामांकन नहीं है। उन्होंने कहा कि 701 प्राथमिक स्कूलों में 5 से कम छात्र हैं, जिनमें से 287 स्कूल दूसरे स्कूल के 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, जबकि अतिरिक्त 109 स्कूलों में केवल 5 छात्रों की संख्या है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि इस साल बेंगलुरु शहर को बेहतर मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए सीबैट डॉपलर वेदर रडार मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भी प्रभारी हैं, उनके द्वारा लिखे गए पत्र को पोस्ट करते हुए करंदलाजे ने कहा, हम अब अपने मौसम की सटीकता और भविष्यवाणी कर पाएंगे। मेरे अनुरोध के बाद आईएमडी ने शहर में डॉपलर रडार की स्थापना को हरी झंडी दे दी है, जो साल के अंत तक चालू हो जाएगा। यह बेहतर मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी की दिशा में एक बड़ा कदम है। अपने पत्र में जितेंद्र सिंह ने कहा कि रडार की परिचालन सीमा 250 किमी होगी और इस कदम साल बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि रडार स्थापना के लिए स्थल की पहचान पहले ही कर ली गई है और केंद्र ने राज्य सरकार को स्थल का अधिग्रहण करने के लिए सूचित कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले सामुदायिक क्लबों के लिए राज्य अनुदान को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 85,000 रुपये कर दिया है और अगले साल 1 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है। राज्य भर में सामुदायिक क्लबों द्वारा लगभग 40,000 दुर्गा पूजन आयोजित की जाती हैं, जिनमें कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 3,000 शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस सरकार इस साल बंगालियों के सबसे प्रतिष्ठित त्योहार के लिए कम से कम 340 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ममता बनर्जी ने पूजा समिति के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों के साथ कोलकाता के एक सभागार में बैठक के दौरान कहा, पिछले साल तक हमने प्रत्येक क्लब को 70,000 रुपए दिए थे। इस साल हम राशि बढ़ाकर 85,000 रुपये कर रहे हैं। अगले साल हम अनुदान को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर देंगे। मैं इसकी पहले ही घोषणा कर रही हूँ। केंद्रीय बजट 2024-25 पर टिप्पणी करते हुए सीएम ने घोषणा की कि क्लबों को पहले की तरह सभी सरकारी शुल्कों पर पूर्ण छूट मिलती रहेगी और बिजली बिलों पर सब्सिडी मौजूदा 66% से बढ़ाकर 85% कर दी जाएगी।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के एक मॉल में धोती पहने किसान को प्रवेश नहीं देने की निंदा की और कहा कि सरकार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दिशा निर्देश लाएगी। उन्होंने विधानसभा में कहा, हम पारंपरिक परिधान जैसे पंचे, धोती और अन्य को शामिल करने के लिए दिशा निर्देश लाएंगे ताकि मॉल और अन्य स्थान कुछ खास परिधानों के आधार पर प्रवेश प्रतिबंध नहीं लगा सके। हम सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उन्होंने कहा, किसान को प्रवेश नहीं देने के संबंध में मॉल को नोटिस जारी किया गया था और करों का भुगतान न करने के कारण उसे बंद कर दिया गया था। मॉल ने माफी मांगी है और बकाया संपत्ति कर का भुगतान भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट नए अवसर और नई ऊर्जा लेकर आया है और यह भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करेगा। बजट एक नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार को अवसर लेकर आया है। यह बेहतर विकास और उज्जवल भविष्य लेकर आया है। यह भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में उत्प्रेरक का काम करेगा और विकसित भारत के लिए एक ठोस नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि प्रावधान आर्थिक विकास को गति देंगे और गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाएंगे। हम हर शहर, हर गांव और हर घर में उद्यमी तैयार करेंगे। इस उद्देश्य के लिए बिना गारंटी के मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इससे छोटे व्यापारी, विशेषकर महिलाएं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से आतंकी घटनाएं तेज हो गई हैं। इस कड़ी में मंगलवार शाम को कुपवाड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और कुछ आतंकियों को घेर लिया। जानकारी के मुताबिक यह एनकाउंटर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब के त्रुमखाम इलाके में हुआ है। हाल ही में घुसपैठ करने वाले एक समूह को सेना ने लोलाब में नियंत्रण रेखा के बहुत करीब त्रिमुखा टॉप पर घेर लिया है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बिना मुस्लिम के अमरनाथ यात्रा संपन्न हो ही नहीं सकती। उन्होंने कावड़ यात्रा रूट पर मुस्लिम दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि ऐसा अमरनाथ यात्रा के रूट पर नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर कावड़ यात्रा से मुसलमानों को दूर रखने के लिए आदेश जारी किया गया था तो भगवान भला करे, लेकिन अगर अमरनाथ यात्रा होती है तो वो बिना मुस्लिम के हो ही नहीं सकती। कावड़ यात्रा के संबंध में इस तरह मुस्लिम दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च कर दिया है। यह एक तलवार क्लास फ्रिगेट का नौवा युद्धपोत है। इसे बनाने का काम 29 जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। मंगलवार को इसे लॉन्च कर दिया गया है। अक्टूबर 2026 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। तब तक इसे कई तरह के ट्रायल्स चलेंगे। इसके बाद गोवा शिपयार्ड इसी क्लास का एक और जंगी जहाज बना रहा है जिसका नाम अभी तय नहीं है। जहाज 2027 में नौसेना में शामिल होगा। भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स बहुत जल्द सुपर सुखोई बनने वाले हैं। यानी इनमें स्वदेशी तकनीक, खतरनाक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूइट, कॉकपिट लेआउट और हथियारों का सिस्टम बदलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा बदलाव भी किया जा सकता है जिससे ये फाइटर जेट दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकते हैं। किसी भी जंग में इंसान और गैर इंसानी हथियारों का मिश्रण आज के दौर की मांग है। इसलिए प्लानिंग ये चल रही है कि 84 सुखोई 30 MKI के मैंड अनमैंड टीमिंग तकनीक से लेस किया जाएगा। यानी इस फाइटर जेट के साथ हमलावर यानी निगरानी ड्रोन्स भी उड़ान भर सकेंगे। इन ड्रोन्स को इन्हीं फाइटर जेट्स से कंट्रोल किया जाएगा या उनका संचालन किया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल खत्म होने के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मंत्री को जमकर फटकार लगाई।
स्पीकर शून्यकाल की कार्यवाही में शामिल किए जाने वाले मुद्दों का ब्यौरा रख रहे थे। उसी दौरान मंत्री उठकर जाने लगे। इस पर स्पीकर ने नाराजगी जाहिर की। देवनानी ने कहा, जब शून्यकाल हो तो कोई भी विधायक मंत्री के पास नहीं जाएगा। आप मंत्री के चैम्बर में जाकर बात कीजिए। कुछ मंत्री और विधायक स्पीकर के बोलने के दौरान भी सदन में इधर उधर घूमते हैं। कोई उठकर जा रहा है, कुछ पहली बार आए विधायक और कुछ पुराने विधायक भी ऐसा करते हैं। मुझे मजबूर होकर कार्यवाही करनी पड़ेगी। देवनानी ने कहा, सदन में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल के अलावा 2 पूरक प्रश्न करने की अनुमति होगी। पहले और दूसरे पूरक प्रश्न के बाद नेता प्रतिपक्ष को अनुमति दूंगा। उसके बाद अगले सवाल पर जाएगा। प्रश्न का उत्तर नहीं आया है तो भी जो कहना है उसके बाद में कह दें। यह जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं उसी रूप में प्रश्न का उत्तर आए। मंत्री भी तैयार करके आए। पूरक प्रश्न पूछने वाले भी दाएं बाएं नहीं जाएं। प्रश्न में जुड़ी बात ही पूछे। प्रश्न पर भाषण देना शुरू कर देते हैं जो उचित नहीं है।